स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। कल हम लोग देख चुके थे प्रश्न काल के बारे में। तो प्रश्न काल के बारे में हमने बताया था कि जो 11 बजे से लेके 12 बजे तक बैठक होता है 1 घंटे का, वो बोला जाता है क्या, 1 आवर का होता है, ये बोलते हैं प्रश्न काल। और प्रश्न काल में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमने कल बता दिया था। एक तारांकित पूछा जाता है और एक अतारांकित क्वेश्चन पूछा जाता है और एक शॉर्ट नोटिस का अल्पकालिक नोटिस का क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, हमने तारांकित में बोला कि मौखिक पूछा जाता है और मौखिक क्या किया जाता है, जवाब दिया जाता है। ठीक है। अतारांकित में लिखित जवाब दिया जाता है। ठीक है। शॉर्ट नोटिस में भी मौखिक होता है, मौखिक जवाब दिया जाता है। बस डिफरेंस क्या है तारांकित और शॉर्ट नोटिस वाले में, ध्यान रखना कि शॉर्ट नोटिस वाले में कोई महत्वपूर्ण विषय पे होगा तो वो पहले नोटिस दे के और प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। और तारांकित में क्या होगा कि कोई भी विषय पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें शॉर्ट नोटिस में क्या होगा, महत्वपूर्ण विषय पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलो, इसके बाद हमारा आता है शून्यकाल। शून्यकाल देखो सर, शून्यकाल हमारा होता है 12 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक। अर्थात जस्ट हम कह लें कि प्रश्न काल के बाद जस्ट कौन सा होता है, शून्य काल होता है। शून्य काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कोई पूर्व में सूचना देने की जरूरत नहीं है, पूर्व सूचना देने की जरूरत नहीं है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि प्रश्न काल में आपको सूचना देना होता है, उसके बाद आप प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। तो सर, आप बिना सूचना दिए ही कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है आपकी शून्यकाल की। कब से कब तक होता है? ये 12 बजे से लेके 1 बजे तक होता है। तो सर, कितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम शून्यकाल में पूछ सकते हैं? तो मैक्सिमम डिसाइड है कि मैक्सिमम हम 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितना? 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक। तो ये क्वेश्चन समझे कि शून्यकाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लेम डक सेशन का। तो लेम डक सेशन को बड़ा सिंपल से समझो कि मान लो कि अभी हम लोग 2022 में हैं और ये खत्म होने वाला है। तो 2022 में चुनाव होना है और 2021 में लास्ट सेशन था। जो पहले सत्ता चली जा रही थी या दल जो सत्ता में था, वो 2021 उसका लास्ट था और 2022 में क्या था, चुनाव था नया। अब मान लो कि यहाँ पे हम लोकसभा की ही बात ले लें कि 545 सीट पे चुनाव होता है और यहाँ भी 545 सीट पे, तो 545 क्या होंगे, सांसद होंगे। 545 सांसद होंगे। यहां भी चुनाव होगा तो 545 सांसद चुने जाएंगे। अब जब सांसद चुने जाएंगे तो पिछले साल में हो सकता है कि इस साल का चुनाव हो तो इसमें से 45 लोग या 100 लोग वो चुनाव जीत ना पाए, जो पहले थे, सांसद थे लेकिन इस बार चुनाव नहीं जीत पाए। तो जो 2021 का लास्ट सेशन बैठता है, लास्ट सेशन होता है जो दल में रहता है, वो लास्ट सेशन को हम लोग लेम डक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 100 लोग हैं वो 100 लोग इसमें जीत के नए वाले में नहीं आए हैं, तो इनको लेम डक बोला जाता है। और चूंकि ये इनके प्रति होता है, अंतिम सत्र होता है, ठीक है, और इस सत्र के बाद भंग कर दिया जाता है उस सत्ता को या उस दल सत्ता चला रहा है। ठीक है। तो ये जो लास्ट सेशन होता है ना, उसको लेम डक बोला जाता है, लेम डक सेशन बोला जाता है। ठीक है ना। क्यों बोला जाता है कि कुछ लोग चुनाव जीत के नहीं आए होंगे, उनके लिए बोला जाता है, उन्हीं को लेम डक ही बोला जाता है, इसलिए लेम डक सेशन बोला गया। ठीक। ये भी क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 249। 249 का मतलब क्या? इसमें राज्यसभा का अनन्य पावर है। अर्थात ये जो आर्टिकल हम 3 डिस्कशन करेंगे, इसमें राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली होगा लोकसभा से। तो अगर पूछ ले, मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन राज्यसभा शक्तिशाली हो कि अनन्य पावर क्या है, तो आपको यही आर्टिकल देखना होगा। 249, 312 और 67 बी। क्या है साहब 249? अगर राज्यसभा में जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं, 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर देते हैं। किस पे प्रस्ताव करेंगे, पारित करेंगे? तो 7वीं अनुसूची में, मालूम है ना, 7वीं अनुसूची में क्या होता है, एक संघ की सूची होती है, दूसरा राज्य की सूची होता है और तीसरा समवर्ती होता है। तो राज्य सूची विषय पे, राज्य की जो सूची है उसके विषय पे कोई प्रस्ताव पारित कर दे, कौन? राज्यसभा, और भी विशेष बहुमत से कर दे, तो संसद क्या कर सकता है, कानून बना सकता है उस राज्य सूची विषय पे। क्या कर सकता है? संसद कानून बना सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए मान्य होगा।
तो सर ये है। दूसरा क्या है अनन्य पावर, आर्टिकल 312 बोलता है कि राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से क्या कर दे, कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद क्या है, वो बना सकता है, नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकता है, नई अखिल भारतीय सेवा का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और ये भी 1 वर्ष तक मान्य होगा। दोनों की बात हो गया, 1 वर्ष तक मान्य होगा। ध्यान रखना 1 वर्ष मान्य होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकता है जब राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित कर दे। और कौन करेगा, संसद करेगा, ठीक। तीसरा क्या है, 67B उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां में लाया जाता है, सबसे पहले तो राज्यसभा में ही लाया जाता है। ये 67B है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में पहले लाया जाएगा, नहीं साहब, पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कशन कर दिया और ये अनन्य पावर है किसका, राज्यसभा का। अब देखो एक विधानसभा वाला में थोड़ा सा आता है, गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन। वो क्या है कि मान लो कि विधानसभा, पहला क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए कि विधान परिषद के पास किसी विधानसभा द्वारा प्रस्तावित विधेयक को कितने माह तक अधिकतम रोक सकता है। तो जब अधिकतम की बात आएगी तो हम आंख बंद करके बोल देंगे कि हाँ 4 माह रोक सकता है। लेकिन इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्यों 4 माह बोल रहे हैं, तो उसको समझते हैं। देखो कोई विधेयक क्या होता है, विधानसभा में आता है, ठीक है। विधानसभा में कोई विधेयक आता है और वो विधेयक क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, ठीक है, पारित हो जाता है, ठीक। और विधान परिषद के पास जाता है, विधान परिषद में जहां नहीं है तो वहां बात ही नहीं, विधानसभा विधेयक पारित कर दिया तो बन गया कानून, गवर्नर का बस उस पर सहमति हो जाए। लेकिन जहां पे विधान परिषद है उसके पास आता है तो वो क्या करेगा कि वो हो सकता है कि स्वीकृति दे दे उस विधेयक पे, या हो सकता है कि वो स्वीकृति ना दे। और वो 3 माह के अंदर ये निर्णय देना चाहिए उसको कि भाई सहमति दे रहा है कि नहीं दे रहा है, किसको, विधान परिषद को। 3 माह की यहां मिल जाता है, यह टाइम लाइन डिसाइड है, ठीक है। अगर वो कहता है कि ना भाई, ना हम सहमति देंगे ना हम असहमति देंगे, मतलब वो कैंसिल भी नहीं करेंगे, तुम फिर से पुनर्विचार करो, विधानसभा पुनर्विचार करो। तो विधानसभा क्या कर दिया, विधान परिषद विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया। ये 3 पावर है इसके पास। और इसमें दोनों में ये मैक्सिमम 3 माह ले सकता है, चाहे सहमति दे चाहे कैंसिल कर दे। अगर पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास भेजा गया, ठीक है, और विधानसभा पुनर्विचार करके और विधान परिषद के पास फिर से भेज दिया, तो वो 1 माह के अंदर 1 माह तक उसे रोक सकता है। और उसके बाद वो स्वीकृति देने के लिए क्या है, बाध्य है। स्वीकृति देने के लिए क्या है, बाध्य है। अगर पुनर्विचार के लिए भेजा विधान परिषद और विधानसभा क्या कर दिया, पुनर्विचार करके फिर से विधान परिषद के पास भेज दिया, तो 1 माह तक रोक सकता है, लेकिन उसको स्वीकृति देना ही है, बाध्य है। तो देखो ऊपर 3 माह और नीचे पुनर्विचार के लिए, तो टोटल इसके पास कितने हैं, 4 माह रोक सकता है मैक्सिमम। तो ये कहानी है, 4 माह रोक सकता है, ठीक है। कुछ कथन पे आ जाते हैं, किसमें यूनियन बोला गया है, संघ बोला गया। तो देखो संविधान में भी संघ बोला है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी संघ बोला है। दूसरा, क्वासी फेडरल या अर्ध संघात्मक किसने बोला था संविधान को, भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल या अर्ध संघात्मक किसने बोला था, तो केसी वियर ने बोला था। एकात्मक लक्षणों वाला संघ किसने बोला था, तो आइवर जेनिंग्स ने बोला था। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, एकात्मक लक्षणों वाला संघ कौन बोला था, आइवर जेनिंग्स ने बोला था। कौन भारतीय संविधान को न सौदेबाजी का संघ बोला था, तो ये WH मॉरिस जोन्स ने बोला था। भारतीय संविधान को सौदेबाजी का संघ बोला था, ठीक है, ये WH मॉरिस जोन्स ने बोला था। या कहें कि भारतीय संघवाद को किसने सौदेबाजी का संघवाद बोला था, तो वो WH मॉरिस है। तो ध्यान रखना, ठीक ना। तो संघवाद पे क्या क्या टिप्पणी किया गया, अर्ध संघात्मक किसने बोला था, केसी वेयर ने बोला था। आइवर जेनिंग ने एकात्मक लक्षणों वाला संघ बोला था। सौदेबाजी का संघ किसने बोला था, मॉरिस ने बोला था। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद बोला था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सहकारी संघवाद किसने बोला था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था। अब आ जाओ केंद्र और राज्य के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सीधे सीधे पूछा जाता है कि केंद्र और राज्य का विधायी संबंध कौन से भाग में है, तो भाग 11 में है। कौन से अध्याय में है, थोड़ा सा टफ बना दिया, तो अध्याय 1 में।
प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्य का कौन से भाग में है? तो ये भी भाग 11 में है, लेकिन अध्याय क्या है? 2 है। तो इन दोनों का अध्याय याद रखना है। केंद्र राज्य संबंध का वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध कौन से भाग में बोला गया है? तो भाग 12 में बोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जरा से देखो कि 249 क्या है, हमने बता ही दिया है, इसके बारे में जिक्र नहीं। ये राज्यसभा का अनन्य पावर है। आर्टिकल 350 क्या बोलता, सॉरी 250 क्या बोलता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद क्या कर सकता है? राज्य सूची के विषय पे क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। जब कब? राष्ट्रीय आपात लागू हो। तो कौन से आर्टिकल में? 50 में। 52 में क्या? कि जब 2 राज्य आके निवेदन करें सेंटर के पास, या 2 से अधिक राज्य आके अनुरोध करें कि सर हमारे राज्य सूची विषय पे क्या कर दीजिए, कानून बना दीजिए, तो संसद बना सकता है। ठीक। और 253 क्या है? कि कोई अंतरराष्ट्रीय संधि भारत करता है, उसके शर्तों को लागू करने के लिए कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। ठीक। तो ये संसद क्या है? यहां पे लोकसभा को ज्यादा पावर दिया गया है। ठीक। अब आ जाते हैं कि जो अंतरराज्यीय परिषद है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो 263 में है। अंतरराज्यीय परिषद का किस में है? 263 में। पहली बात पूछा जा सकता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अगर बने, कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पहली बार इसका गठन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। और अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक। अब आ जाते हैं क्षेत्रीय। अंतरराज्यीय परिषद जान गए, क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद, ये ध्यान रखना कि संविधान में इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है, लेकिन अंतरराज्यीय परिषद का दिया गया है। ठीक है, ये विधेयक द्वारा बनाया गया है क्षेत्रीय परिषद। तो कुल क्षेत्रीय परिषद कितने बनाए गए हैं? 5 बनाए गए हैं। अब कब बनाया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा बनाया गया। कितने? 5 क्षेत्रीय परिषद बनाए गए थे। तो 5 कौन कौन से हैं? तो देखो, 4 तो हो गए, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और एक क्या हो गया? मध्य वाला। तो ये 5 हो गए। भारत के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और मध्य, ये 5 बन गया। 5 क्या बन गए? क्षेत्रीय परिषद बन गया। और पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट भी तो है सर, तो नॉर्थ ईस्ट जो बना था वो ध्यान रखना कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1952 के तहत नहीं बना था। 1956 के तहत नहीं बना था। ये सिर्फ 5 ही बने थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सिर्फ 5 ही बने थे। ये 6वां बना था, 1971 में बना था, और ये नॉर्थ ईस्ट परिषद बोलते हैं। तो ये जितने क्षेत्रीय परिषद है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखना, होम मिनिस्टर होता है, अर्थात गृह मंत्री होता है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री नहीं होता है। कौन होता है? होम मिनिस्टर। ठीक। अब आ जाते हैं आर्टिकल 262 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 262 राज्यों के बीच जो नदी विवाद है, उस नदी विवाद को लेके क्या कर सकता है? नदी जल प्राधिकरण का गठन कर सकता है। कौन कर सकता है? ये संसद कर सकता है। तो पहली बात है कि संसद क्या गठन कर सकता है? नदी जल प्राधिकरण। ठीक है ना। और कौन से ये आर्टिकल में बोला गया है? 262 में। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि जो नदी जल प्राधिकरण का अगर कोई निर्णय आता है, वो निर्णय बाध्यकारी होगा। मान लो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में नदी विवाद को लेके ये कानून आया और नदी जल प्राधिकरण ने कुछ निर्णय सुना दिया कि तुम इतना पानी यूज करोगे, कर्नाटक तुम इतना यूज करोगे, तो क्या वो बाध्यकारी है इनको मानना, नदी जल प्राधिकरण का जो निर्णय होगा? तो ध्यान रखना, बाध्यकारी प्रवृत्ति की नहीं है। लेकिन अगर संसद क्या कर दे? कानून बना दे, या इसी को जो निर्णय है इसको अधिसूचित कर दे तो वो बाध्यकारी हो जाएगा। और दूसरी बात, ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएगा। न्यायालय इस पे कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जब अधिसूचित कर देगा। और वो कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है? 262 में ही दिया गया।
फिर से समझो कि नदी जल प्राधिकरण का गठन किस बात को लेके है, 262 आर्टिकल को लेके है। और दूसरी बात है कि निर्णय, अगर इसके निर्णय को अधिसूचित कर दे संसद, तो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या हो जाएगा, इसका निर्णय बाहर हो जाएगा। ठीक है, न्यायालय उस पर कुछ ऐसा नहीं है कि परिवर्तन करते। ठीक, ये बात समझ में आया। अब आ जाओ पंचायती राज के में देखें तो पंचायती राज में हम लोग जानते हैं कि 3 होता है, एक ग्राम स्तर पे, एक ब्लॉक स्तर पे और एक होता है जिला स्तर पे। लेकिन साहब ये 3 स्तरीय पाया जाता है, कहीं कहीं 2 स्तरीय पाया जाता है, 2 स्तरीय होता है। तो 2 स्तरीय में एक ब्लॉक वाला कब गायब हो जाएगा, वो गायब कब हो जाएगा जब 20 लाख से क्या हो, जनसंख्या कम हो, तो ब्लॉक वाला नहीं बना सकता, अर्थात मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। कब, जब 20 लाख से कम हो। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पंचायती राज में कितने विषय हैं, या 73वें संविधान संशोधन में कितने विषय शामिल है, तो 29। 74वें में कौन, नगर पालिका में 18 विषय शामिल है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, अब देखो कि इसमें यहां एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 20 लाख को लेके, वेरी इंपॉर्टेंट। 20 लाख से में अगर होगा, 20 लाख से कम जनसंख्या होगा, तो मध्यवर्ती स्तर का क्या, मध्यवर्ती स्तर नहीं पाया जाएगा या नहीं बना सकता। दूसरी बात है कि निर्वाचन कैसा होता है, तो प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। तो ध्यान रखना है कि पंचायत की जो सभी निर्वाचन होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, यहां कोई डाउट नहीं होना। लेकिन 3 इसके अपवाद हैं। 3 अपवाद क्या हैं कि जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जब अध्यक्ष का निर्वाचन करना हो, अध्यक्ष का चुनाव करना हो, तो वो क्या होता है, जो सदस्य जीत के आए होते हैं वो आपस में निर्वाचन करते हैं, अर्थात ये प्रत्यक्ष नहीं होकर अप्रत्यक्ष हो जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होगा। वैसे ही ब्लॉक स्तर पे भी जो अध्यक्ष चुना जाता है वो भी कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जो चुन के आते हैं वही आपस में निर्वाचित करते हैं। और ग्राम स्तर पे जो अध्यक्ष होता है वो जो राज्य विधानमंडल प्रक्रिया तय करेगी निर्वाचन की, उस आधार पे चुना जाता है। तो ये तीनों स्तर पे जो अध्यक्ष का है वो प्रत्यक्ष ना होके अप्रत्यक्ष होता है। ठीक ना, ध्यान रखना कि जो ग्रामीण अध्यक्ष की बात कहा गया है वो उसमें बोला गया है कि जैसा राज्य विधानमंडल प्रक्रिया तय करेगी उसके आधार पे निर्वाचित होगा, जबकि ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो आपस में डिसाइड करते हैं या निर्वाचन करते हैं। तो ऐसे चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग एज है। ठीक है, तो पंचायत में क्या है भाई, लोकसभा में 25 है, राज्यसभा में 30 है, तो पंचायत में क्या है, 21 वर्ष है, ध्यान रखना। और मतदान करने की एज 18 है, ये तो मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे अच्छा क्या बन सकता है कि मान लो कि पंचायत जो है वो 5 साल के लिए बनता है। ठीक है, पंचायत व्यवस्था में जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए कार्यकाल होता है। अगर मान लो कि हमने 3 साल पे क्या कर दिया, विघटित कर दिया, पंचायत क्या हो गया, भंग हो गया, तो दूसरा चुनाव होगा और दूसरा चुनाव होके फिर से पंचायत बना। ठीक है, तो वो क्या 5 साल के लिए कार्यकाल होगा कि इसका बचा हुआ भाग, अर्थात जो 2 साल बचा है वो काम करेगा। तो ध्यान रखना, जो नया चुनाव होके आएगा तो जो रेस्ट काल होगा, जो रेस्ट समय होगा, उसी समय के लिए वो आएगा। ऐसा नहीं है कि वो 5 साल के लिए आएगा। अगर 3 साल पहले वाला पंचायत काम करके भंग हो गया तो दूसरा पंचायत जो आएगा वो सिर्फ 2 साल ही काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये बात समझ में आया। अब देखो, ये कई बार पूछा गया है कि जिला नियोजन समिति ये संवैधानिक है कि सांविधिक है। तो आर्टिकल में दिया गया है 243ZD जिला नियोजन समिति, तो ये कैसा हो गया, संवैधानिक हो गया। और 243ZE महानगर नियोजन समिति, जैसे जिला नियोजन समिति होते हैं वैसे ही महानगर नियोजन समिति होती है, और ये सब 74वें संविधान संशोधन में लाए गए थे। तो ये कैसा है, संवैधानिक समिति है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी आर्टिकल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, लोक लेखा समिति, जब हम जानते हैं ना कि वित्तीय संरक्षण के लिए कौन कौन सी समितियां हैं, तो एक हम नाम लेते हैं कि लोक लेखा, दूसरा प्राक्कलन समिति, ठीक है, और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये 3 है वित्तीय संबंधित समितियां। इसमें जो लोक लेखा समिति है वो सबसे पुरानी है,
अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि ये कौन से अधिनियम में लाया गया। तो ध्यान रखना कि यह वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ये लोक लेखा समिति बना था। कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अब कब बना था? तो 1921 में बना था। और कौन से अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। यही पूछा जाता है, ठीक ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत बार पूछा जाता है और ज्यादातर आईएएस में ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारा आज एंड हो रहा है। जो बेस्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लिए। अब करेंट, इसके बाद इसके पैरेलल में करेंट हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।